हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाईक्वेस्ट एकेडमी। वाईक्वेस्ट एकेडमी में हम पॉलिटिक्स एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशनशिप पढ़ रहे थे और आज हम इसी चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे चाइनीज इन्वेजन से। 1962 का चाइनीज इन्वेजन हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स लेके आता है। टू डेवलपमेंट स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप चाइना एंड नेक्स्ट स्टेप। एक तो इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप है वो दो डेवलपमेंट्स की वजह से खराब हुआ। पहली तो चाइना ने जो तिब्बत पर कब्जा किया हुआ था 1950s के में, और कैसे दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ से तिब्बत की वजह से दोनों कंट्री के बीच में बहुत ज्यादा बफर होता है। और पहले तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी इस जो चाइना ने तिब्बत को नेक्स्ट किया था उस पर उसका ओपनली अपोज नहीं करी थी, उसका खुलकर जो है अपोज नहीं कर रही थी बस। बट एज मोर इंफॉर्मेशन कम इन बिटवीन द सेपरेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर द इंडियन गवर्नमेंट रन इजी। पर जैसे जैसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आने लगी तिब्बतन कल्चर को कैसे सप्रेस कर रही है चाइना गवर्नमेंट, यहाँ इससे क्या होता है, इंडिया गवर्नमेंट के अंदर अनीस फैलना शुरू हो जाता है। और तिब्बत लीडर्स दलाई लामा जो है वो इंडिया के अंदर शरण लेते हैं 1959 में, और इसको जो है चाइना चैलेंज करती है और बोलती है कि इंडिया जो है अपनी कंट्री के अंदर एंटी चाइना एक्टिविटीज को अलाउ कर। पहला रीजन तो था कि चाइना ने जो है तिब्बत को कब्जे में लिया। दूसरा लीडर रीजन ये था कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है बाउंड्रीज को लेकर भी जो है डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए थे। इंडिया का मानना ये था कि जो बाउंड्री का जो मैटर था वो जो है कॉलोनियल पीरियड में ही सेटल हो चुका था, अब उस पर कुछ बात करने की जरूरत है नहीं। बट चाइना का मानना ये था कि वो कॉलोनियल डिसीजन को मानते ही नहीं है। तो यहाँ पर भी बाउंड्री को तिब्बत को लेकर दो रीजन की वजह से हमारा चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब हुए। सबसे बड़ा मेन डिस्प्यूट ये था कि जो बाउंड्रीज थी हमारी, जैसे अक्साई चीन एरिया में अक्साई अक्साई चीन एरिया की बाउंड्री जो लद्दाख में है जम्मू कश्मीर के एरिया में। दूसरी जो है अरुणाचल प्रदेश की स्टेट्स स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जिसको हम NEFA भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी भी बोलते हैं। ये दो बड़े एरिया थे जिससे लेकर हमारा चाइना को डिस्प्यूट चल रहा था। और 1957 से लेकर 1959 में चाइना ने अक्साई चीन को अपने अंडर भी ले लिया था और वहां पर एक स्ट्रेटेजिक लोड बनाना भी शुरू कर दिया था। Despite a very low correspondence and discussions among the top leaders, these differences could not be resolved। और बड़े बड़े टॉप लीडर की बातचीत करने के बाद भी जो डिफरेंस था, ये जो डिस्प्यूट्स था दोनों कंट्रीज के बीच में, इसको सॉल्व नहीं करा जा सका। और सेवरल स्मॉल बॉर्डर स्क्रिज्म बिटवीन द आर्मीज ऑफ टू कंट्रीज टुक प्लेस। और दोनों कंट्रीज के बीच में दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच में छोटी छोटी जो है फाइट हुई है। उसके बाद अराउंड दिस टाइम जहाँ पर पूरे वर्ल्ड का जो ध्यान वर्ल्ड वॉर पे था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे था, वहां पर चाइना ने 1962 के अंदर इंडिया के अंदर अटैक कर दिया। इंडिया में 1962 में चाइना ने इंडिया को इन्वेस्ट कर दिया और पहला अटैक जो था वो उसका एक वीक तक लास्ट किया था, एक हफ्ते तक चला था। और इसी वीक में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो मेन एरियाज है, की एरियाज है, उनको अपने अंडर ले लिया, उन्हें कैप्चर कर लिया। और अगले ही महीने जो है दूसरा अटैक करती है चाइना इंडिया के ऊपर। जहाँ पर जो इंडियन फोर्स थी उन्होंने चाइना को जो है वेस्टर्न एरियाज में लद्दाख में घुसने से रोक लिया। बट जो ईस्ट के अंदर था चाइना जो है वो आसाम के एंट्री पॉइंट तक घुस गई। उसके बाद चाइना क्या करती है, वो अपनी सीज फायर डिक्लेयर करती है और अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेती है। जहां से उन्होंने इन्वेजन बिगिन करा था वहां अपने ट्रूप्स को हटा लेती है। चाइना वॉर के बाद जो है इंडिया की इमेज जो है वो बहुत खराब होते हैं, घर में भी और बाहर भी। और इंडिया को अमेरिका और ब्रिटेन के पास जाना पड़ता है अपने मिलिट्री असिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमारी जो उस टाइम पे मिलिट्री कंडीशन थी, डिफेंस कंडीशन था हमारा बहुत ज्यादा खराब था। हमें मिलिट्री असिस्टेंस के लिए अमेरिकन और ब्रिटिश से हाथ मिलाने पड़ते हैं। और जो यूएसएसआर था जिससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे थे, वो इस वॉर को लेकर, इस कॉन्फ्लिक्ट लेकर काफी न्यूट्रल होता है और यहाँ से हमें एक नेशनल ह्यूमिलेशन का सेंस होता है। साथ ही साथ जो हमारी नेशनलिज्म की स्प्रिट थी वो स्ट्रेंथ होती है। इस वॉर के बाद, चाइना वॉर के बाद जो है आर्मी के टॉप कमांडर्स को रिजाइन और या फिर रिटायर होना पड़ा, और नेहरू के जो सबसे क्लोजेस्ट एसोसिएट थे डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन ने भी अपना कैबिनेट छोड़ दिया। नेहरू को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि नेहरू का जो सोच थी चाइना को लेकर वो कितनी गलत थी, और जो हमारा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस था वो कितना खराब था। इस चीज को लेकर जो है नेहरू को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और पहली बार लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आया जाता है। और इस पर जो है लोकसभा के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट भी होती है। उसके बाद इसी के बाद जो है कांग्रेस जो है लोकसभा के की इलेक्शंस में हार जाती है, और यहाँ से जो है हमारी पूरी कंट्रीज का पॉलिटिकल स्मूथ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है।
साइनो इंडियन रिलेशन कैसे थे 1962 के बाद? देखो, हमारे हम चाइना के साथ रिलेशन ठीक करने में कम से कम 10 साल लगे हैं। 1976 में 62 के बाद सीधा 1976 में पहली बार फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो इंडिया के टॉप लीडर थे, उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, वो चाइना को विजिट करते हैं 1979 में। और उसके बाद नेहरू के बाद राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो चाइना जाते हैं, और दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड रिलेशन जो है काफी अच्छे हो जाते हैं। साइनो कॉन्फ्लिक्ट से जो है हम तो अफेक्ट हुए थे, अपोजिशन भी अफेक्ट हुआ था, ठीक है। दिस एड this and the growing rift between China and Soviet Union created irreconcilable difference between the Communist Party of India (CPI). देखो, जो चाइना और सोवियत यूनियन ने जो इनका रिफ्ट हो रहा था इन दोनों के बीच में, इससे क्या हुआ, हमारी जो सीपीआई पार्टी थी उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई। जो प्रो यूएसएसआर लोग थे, वो तो सीपीआई में रहे, और अपने उन्होंने कांग्रेस के साथ टाइज जो है वो कांग्रेस के और भी करीब हो गए। प्रो यूएसएसआर जो है वो सीपीआई में रहते हैं और कांग्रेस से अपने टाई क्लोज कर लेते हैं, अच्छे टाइज बना लेते हैं। ये जो दूसरे जो थे, जो चाइना के क्लोजर थे, वो जो है कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाते हैं। और यहाँ से 1964 के अंदर सीपीआई पार्टी में सीपीआई पार्टी दो पार्ट्स में बट जाती है, और एक नई पार्टी, एक नया फैक्शन फॉर्म्ड होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। और चाइना वॉर के दौरान जो सीपीआईएम के कुछ लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया फॉर बीइंग प्रो चाइना, उन्हें प्रो चाइना होने की वजह से अरेस्ट करा गया। एंड द वॉर चाइना अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप टू द वोलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। पर चाइना वॉर से हमें ये जरूर पता चला कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की रीजन की जो हमारी कंडीशन है, चाहे वो लीडरशिप कंडीशन हो या फिर हमारे आर्मी लैक ऑफ आर्मी हो, इस सिचुएशन का हमें इस वॉर से पता चलता है। एंड आफ्टर फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड, द रीजन आल्सो प्रेजेंटेड इंडिया विद द चैलेंज ऑफ नेशन इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिटी। देखो, माना कि ये जो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट का जो एरिया था, वहां पर हमारी लीडरशिप कितनी बहुत वर्टाइल थी, बट ये जो एरिया थे ना, ये काफी अंडर डेवलप्ड और आइसोलेटेड थे। और जब हमारे नेशन बिल्डिंग का चैलेंजेस चल रहा था, हमने पढ़ा था कि कैसे इन नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी को में आने की वजह से इसमें हमें कितना प्रॉब्लम हुआ था। इसी वजह से जैसे ही चाइना वॉर ओवर होता है, इन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस भी जबी की जबी शुरू कर दिया जाता है, और नागालैंड को जो है सिस्टरहुड मिल जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी में ऐड कर दिया जाता है, और उनको राइट मिलता है कि वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वो अब चाइना से साथ तो हमारा रिलेशन में देख लिया, अब हमारा पाकिस्तान से रिलेशन कैसा था। देखो, पाकिस्तान के साथ तो हमारा शुरू से ही खटपट है, शुरू से ही लड़ाई है हमारी पाकिस्तान से। इन द केस ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। पार्टीशन के बाद से ही हमारा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक प्रॉक्सी वॉर भी हुआ था दोनों देशों के बीच में 1947 में ही, और ये पूरा वो बड़े वॉर में तो तब्दील नहीं हो पाया, बट ये जो इशू है कश्मीर का, उसे यूएन को रेफर करना पड़ा। और धीरे ही पाकिस्तान जो है, हमारा यूएस और चाइना के जो रिलेशनशिप है, उसमें एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर बनना हो गया। उसे हर जगह अपनी टांग अड़ानी थी यूएस और चाइना के, जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा था उसमें लेकर। और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ना ही दोनों देशों की गवर्नमेंट जो थी वो कोऑपरेटिव थी, ठीक है। किसी गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया तो ये इशू भी रिसोल्व नहीं हो पाया। बट दोनों गवर्नमेंट ने साथ मिलकर काम करा। जब पार्टीशन के बाद जो वुमेन्स को रिस्टोर करा था, जिन वुमेन्स को अडॉप्ट किया गया था, किडनैप किया गया था, उन्हें उनकी ओरिजिनल फैमिली से मिलाने के लिए पार्टीशन के बाद दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर ये काम तो किया था। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट जो वाटर शेयरिंग को लेकर चल रहा था दोनों में, वो भी खत्म होता है जब वर्ल्ड बैंक बीच में मीडिएट बन के आता है, तो ये वाला इशू भी खत्म होता है। और एक ट्रीटी साइन होती है, इंडिया पाकिस्तान इंडस ट्रीटी, ठीक है, जो नेहरू या अयूब खान साइन करते हैं 1960 के अंदर। और जितना मान लो कितने भी अप्स एंड डाउन आए हो इन दोनों के रिलेशन में, लेके पर ये ट्रीटी बहुत अच्छा काम करी है। इस ट्रीटी पाने की वजह से तो दोबारा लड़ाई नहीं हुई है। A more serious armed conflicts between the two countries began 1965। 1965 में दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पीएम होते हैं, अप्रैल 1965 पाकिस्तान जो है कच्छ के ऊपर आर्म्ड अटैक करता है, ठीक है। और उसके बाद ही साथ वो क्या करता है, अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर के अंदर भी घुसने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान को लगता है कि अगर जो इंडिया के लोकल्स लोग हैं कच्छ के और गुजरात के और जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। तो इसको कश्मीर के फ्रंट पे जो हमारा इनका प्रेशर था,
पाकिस्तान वालों का, उसको कम करने के लिए शास्त्री जी ऑर्डर करते हैं हमारी आर्मी को कि तुम लोग ना काउंटर अटैक करो, काउंटर ऑफेंसिंग करो, पर वो करो पंजाब बॉर्डर से। और यहाँ से ही जो ये बैटल है वो एक बहुत बड़ी बैटल में बदल जाती है और इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर घुस जाता है, इतना घुस जाता है कि वो लाहौर तक पहुंचने वाला होता है। ठीक है? उसके बाद ये वाला वॉर भी खत्म करना पड़ता है जब यूएन बीच में आता है और लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान जनरल अयूब खान के बीच में तक्षण एग्रीमेंट होता है जो सोवियत यूनियन के अंदर होता है 1966 में। यहीं पर जो है तक्षण एग्रीमेंट के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की जो है डेथ होती है, मिस्टीरियस डेथ होती है। तक्षण यूएसएसआर में ही होती है। तो इंडिया कुड कन्फ्लिक्ट्स माना कि हम इंडिया ने जो है पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा मिलिट्री लॉस छोड़ा था, पर उस टाइम पर जो है ये जो बार बार वॉर हो रहे थे 1962 का वॉर, 1965 का वॉर, इससे जो है हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत गड़बड़ा रही थी, उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर साथ ही साथ जो है बांग्लादेश वॉर आ जाता 1971 का। बांग्लादेश देखो 1970s में पाकिस्तान जो है 2 क्राइसिस से गुजर रहा था। पहला क्राइसिस तो ये था कि पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया था और इसमें 2 लीडर आए थे। वेस्ट पाकिस्तान जो अब का पाकिस्तान है उसके अंदर जो आए थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे और बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग के शेख मुजीब उर रहमान आए थे। ठीक है? बंगाल पॉपुलेशन जो थी ईस्ट पाकिस्तान of East Pakistan has voted to protest against years of being treated as second-class citizen by the ruler based in West Pakistan। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बंगाल की पॉपुलेशन थी, उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स के अगेंस्ट वोट किया था, ये देखते हुए कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स है, वो उनको एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है? और पाकिस्तान के जो रूलर्स थे, वो इस जो डिसीजन आया था, डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट आया था, उसको मानने से लिए तैयार नहीं थे। तो क्या होता है अवामी लीग की जो डिमांड होती है, फेडरेशन की जो डिमांड होती है, उसको तो एक तो वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो 1971 में क्या होता है, पाकिस्तान आर्मी जो है शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है और जो बांग्लादेश के लोग थे उनके ऊपर अटैक कर देती है। इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, बांग्लादेश के अंदर स्ट्रगल ऑफ लिबरेट बांग्लादेश शुरू हो जाता है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है पाकिस्तान से बांग्लादेश में। 1971 में जो बांग्लादेश में इतना सब चल रहा था, उसका बर्डन अब पड़ोसी है, तो पड़ोसी का बर्डन हमारे ऊपर तो आना ही था। तो यही होता है 1971 में अराउंड 80 लाख रिफ्यूज जो है ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश से भागकर जो उसकी नेबरिंग स्टेट थी, हमारी जो नेबरिंग स्टेट जो उनसे लगती थी, जैसे आसाम वगैरह जो है, इन सब में आकर बसने शुरू हो जाते। अब हम देख रहे थे कि सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है, तो हमने हमारा मोरल और मटेरियल सपोर्ट जो है बांग्लादेश फ्रीडम में दिया। एंड पाकिस्तान ने इस पर हमने एक्यूज किया कि जो इंडिया है वो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है यूएस और चाइना से एंड द यूएस चाइना रीअपोचमेंट दैट बिगेन इन लेट 1960s रिजल्टेड इन अ रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन एशिया। और जो यूएस चाइना की रीअपोचमेंट थी जो 1960s में दोबारा शुरू हुई थी, इससे जो है एशिया के अंदर रीअलाइनमेंट दोबारा फोर्सेस दोबारा से बननी शुरू हो गई। हेनरी किसिंगर जो थे वो यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर थे और वो चाइना सीक्रेट विजिट करते हैं, चाइना में सीक्रेटली विजिट करते हैं वाई पाकिस्तान से 1971 से, पाकिस्तान से होते वो सीक्रेटली चाइना विजिट करते हैं 1971 के अंदर और इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस। और हमें जो था अब यूएस चाइना पाकिस्तान की जो एक्सिस चल रही थी उसे काउंटर करना था, तो हमने भी अपनी एक यूएसएसआर के साथ हमने भी एक नई ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। 1971 में भी हमने भी ये यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। इस ट्रीटी में ये था कि अगर अब जब तक हमारा कोई इस ट्रीटी के दौरान अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक होता है तो सोवियत यूनियन जो है हमें उसमें सपोर्ट करेगी। ठीक है? एंड सोवियत यूनियन को हमें उस अटैक के अंदर सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें हेल्प करनी पड़ेगी। आफ्टर मंथ ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप इस और ये बात देखते हुए काफी मंथ तक डिप्लोमेटिक टेंशन मिलिट्री बिल्डअप होने के बाद एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 1971 में। दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1971 का बहुत बड़ा वॉर होता है। पाकिस्तान जो है क्या करता है, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमारे पंजाब और राजस्थान पर अटैक कर देती है और वाइल और साथ ही साथ जो उनकी आर्मी है वो जम्मू कश्मीर फ्रंट पे आ जाती है। इनको काम तो कुछ था ही नहीं, अटैक ही अटैक कर रहे हैं बेमतलब में। इंडिया रिटेल्ड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स। अब इंडिया ने भी कहा कि भाई तुम अटैक करोगे तो हमें भी अटैक करना पड़ेगा, तो हमने भी अपनी एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया, नेवी को इन्वॉल्व किया और हमने दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट दोनों पे एक साथ अटैक कर देते हैं हम भी। और इस पर जो हमारी लोकल पॉपुलेशन भी हमें बहुत सपोर्ट करती है। इंडियन आर्मी मिड और ईस्ट पाकिस्तान में हम बहुत जल्दी घुस जाते हैं,
बांग्लादेश में हम बहुत जल्दी घुस जाते हैं और रैपिड प्रोग्रेस के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं। 10 दिन के अंदर जो है इंडियन आर्मी ढाका को सरेंडर कर लेती है, 3 साइड से जो है ढाका को घेर लेती है और 90,000 की तादाद में जो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी थी उसको सरेंडर करना पड़ता है। देख रहे होंगे घर में जाके उन्हें सरेंडर करवा दिया हमने। विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री यहाँ पर जो है बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिलती है और इंडिया जो है अपना सीज फायर को डिक्लेयर कर देती है। इसी के साथ जो है शिमला एग्रीमेंट होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 के अंदर एक शिमला एग्रीमेंट होता है दोबारा से पीस को रिटर्न करने के लिए, पीस को दोबारा लाने के लिए ये एक एग्रीमेंट होता है। आज तक तो आई नहीं खैर पीस। A decisive victory in the war led to national jubilation। अब ये इतनी बड़ी विक्ट्री थी भाई साहब, पूरे नेशन में जश्न, पूरे नेशन में जो है जश्न का माहौल बन चुका था। मोस्ट पीपल इन इंडिया सो दिस एज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड अ क्लियर साइन ऑफ इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर्स। बहुत सारे लोगों ने इसे देखा कि इंडिया की जो है ये जो था भाई, ये ग्लोरी का मोमेंट था और हमारी जो मिलिट्री पावर है वो कितनी कैसे बढ़ रही है। इंदिरा गांधी जो है वो इस टाइम पे लोकसभा इलेक्शन जीत चुकी थी 1971 के, ठीक है, और उनकी जो पॉपुलैरिटी वो और भी बढ़ गई 1971 के बाद तो भाई वो और भी पॉपुलर हो गई। आफ्टर द वॉर असेंबली इलेक्शन इज मोस्ट स्टेट टुक प्लेस ब्रिंगिंग लार्ज मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन मैनी स्टेट। फिर इस जो है वॉर के बाद असेंबली इलेक्शन होते हैं और जो कांग्रेस पार्टी है वो लार्ज मेजोरिटी से जो है जीत जाती है। इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्स एंड इनिशिएटिव डेवलपमेंट प्लानिंग, इंडिया जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड थे पर हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, तो हमने हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट था हमारे नेबरों के साथ, इसकी वजह से हमारा हुआ क्या, जो हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था वो डीरेल हो जाता है, उसमें जो है थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू कर हो जाता है। द स्कार्स रिसोर्सेज वर डाइवर्टेड इनटू द डिफेंस सेक्टर, जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हम डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे थे उन्हें हमें हमें डिफेंस सेक्टर्स में लगाना पड़ा। स्पेशली 1962 के बाद तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो हमने अपने सोर्सेज को जो है डिफेंस में इन्वेस्ट करना शुरू करा और हमने शुरुआत करी इंडिया के मिलिट्री को मॉडर्नाइजेशन करने की जो है जर्नी की हमने शुरुआत की। और इसी वजह से जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट था वो 19 नवंबर 1962 में एस्टेब्लिश हो जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज भी नवंबर 1965 में ही एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। थर्ड प्लान जो है वो चाइना वॉर की वजह से इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया था कि उसके बाद हमने हर साल हर 3 साल जो है एनुअल प्लान निकाले। जो फोर्थ ईयर प्लान था वो सीधा 1969 में ही आया, ठीक है, और इस पे जो है इस फोर्थ प्लान के अंदर जो हमने हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इतना बढ़ा दिया इन वॉर के बाद कि हमने अपना अधिकतर एक्सपेंडिचर जो है हमने अपना डिफेंस के ऊपर ही किया। कारगिल कन्फ्रंटेशन में क्या होता है, कारगिल का क्या होता है, देखो इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1999 1999 की शुरुआत में क्या होता है, several points of the Indian side of Lok in the Mashok, Daras, Kaskar और Batalik areas were occupied by force claiming to be मोहिजिदन। मोहिजिदन नाम की एक फोर्स ने जो है लोक में जो इंडिया के जो एरियाज थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। हमें सस्पेक्ट हमने हमें डाउट था कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, तो हमने अपने जो है ऑक्यूपेशन को वापस लेना शुरू करा, जिससे जो है दोनों कंट्री के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर शुरू हुआ और जिसको नाम दिया कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये वार जो है अ, मई और जून में हुआ 1999 में। बाय 26 जुलाई 1999 इंडिया ने जो जितने भी लॉस्ट का पॉइंट थे हमारे, हमने अपने पॉइंट्स को दोबारा से रिकवर कर लिया, हमने अपने एरियाज को दोबारा अपने अंडर कर लिया, ठीक है। द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ड्रू अटेंशन वर्ल्ड वाइड फॉर द रीजन दैट ओनली वन पीरियड टू दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान अटेन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और कारगिल जो कॉन्फ्लिक्ट था इसको जो है वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली क्योंकि वॉर से एक साल पहले ही दोनों कंट्रीज ने जो है न्यूक्लियर वेपन्स को है अपनाया था, इस वजह से तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था ये इस वजह से। बट हाउएवर ये जो है जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सिर्फ कारगिल रीजन तक ही रहा। पाकिस्तान दिस कॉन्फ्लिक्ट और जो ये कॉन्फ्लिक्ट था इससे जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि यहाँ माना जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का उसे पता ही नहीं था कि आर्मी चीफ क्या करने वाला है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अंधेरे में रखा और सून इस कारगिल के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टेक आर्मी जो है तख्तापलट कर देती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेती है। और जो आर्मी चीफ जो जो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे और मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते मेरे ख्याल से, कुछ तो होता है इसका, छोड़ो। अब हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी, देखो
उस टाइम पे जो था 1947 जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वाला की सिचुएशन थी, तो हमें जो था एक क्रूशियल डेवलपमेंट करना था, वो था न्यूक्लियर एक्सप्लोजेशन। ठीक है, और हमने करा। 1974 के अंदर मई में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजेशन करा। दुनिया की नजरों से छुपा कर हमने ये एक्सप्लोजन करता है। नेहरू हैड ऑलवेज पुट फेथ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिड बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि नेहरू का मानना ये था कि नेहरू हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजी में बिलीव करता था। उनका जो था कि अगर तुम्हें मॉडर्न इंडिया को जल्दी जल्दी बनाना है तो तुम्हें साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तो अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान वाज द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसका जो सबसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था, जो सबसे बड़ा पॉइंट था, वो यही था कि इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में 1940s में बात की थी। इन्होंने इनिशिएट किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम को 1940s में, और इसको गाइड भी किया था होमी जय भाभा ने। इंडिया इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। हम जो चाहते थे कि हमारे पास एटॉमिक एनर्जी हो, पर पीसफुल पर्पस की, जैसे हमें किसी पे अटैक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि नेहरू जो था न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट था। तो ही प्लेडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कंप्रेंशन न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। तो इसने क्योंकि उस टाइम पर जो है बहुत सारे देश जो है वो न्यूक्लियर अर्सेनल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे थे, तो इसने बोला सुपर पावर को कि तुम्हें एक न्यूक्लियर डिसआर्मेंट को जो है लेकर आना होगा। वेयर व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 64 1964, जहां चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1964 में कर लिया था। और ऑलरेडी 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स वर्ल्ड में एग्जिट कर रही थी, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, ताइवान रिप्रेजेंटेड द चाइना। ठीक है, और ये जो थे, यही लोग जो थे, ये 5 परमानेंट मेंबर भी थे यूएन के। तो इन्होंने इन मेंबर्स ने क्या करा, इन्होंने इम्पोज कर दिया कि कोई भी एक ये नॉन प्लोरिफेरेशन ट्रीटी लेके आता है, एनपीटी लेके था 1968 में, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने एक नई ट्रीटी ला के रख दी। इन्होंने बोला कि उस ट्रीटी में कि इन जो अब जिन कंट्रीज के पास जो वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके अलावा अब कोई और कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन्स लेगी नहीं। अब ये तो गलत कर रहे थे। तो नेहरू ने बोला भी कि तुम ये न्यूक्लियर डिसआर्मेंट लाओ, ये तो जो है ये तो गलत, तुमने गलत करा। ठीक है, और इंडिया ने हमेशा से माना का जो ये एनपीटी लेके आया वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, और इसको साइन करने से मना कर दिया। और इंडिया ने अपना पैरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसको एक पीसफुल एक्सप्लोजन का नाम दिया गया। इंडिया आर्ग्यूड दैट इट्स कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पर्पस ओनली फॉर द पीसफुल पर्पस। हमने आर्ग्यू किया कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर है ना, हमें हम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट फॉर पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और जो भी ये हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो ये पीरियड था, ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत खराब चल रहा था, बहुत डिफिकल्ट चल रहा था। हमें देखते देखते अरब इजराइल वॉर हुआ 1973 में, और इससे जो है पूरा वर्ल्ड जो है शोक होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल जो है, ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाते हैं, मैसिव हाइक होती है ऑयल प्राइसेस में अरब नेशन की तरफ से, और जिससे जो है एक इकोनॉमिक टर्माइल आता है, और इंडिया का जो है फिर से हम हाई इन्फ्लेशन को सफर करना पड़ता है, हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। Although there are minor differences among the political parties about how to conduct external relation, India's political is generally marked by broad agreement among the parties of national integration, protection of international boundaries, and on question of national interest. देखो माना कि सबके देखो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग थॉट थे कि हमने अपने एक्सटर्नल रिलेशन को कैसे कंडक्ट करना है। अब कैसे जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इंटीग्रेशन पे काम किया, कैसे हमने अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को जो है प्रोटेक्ट किया। तो ये सब चीजें क्वेश्चन थी, वो थी तो नेशनल इंटरेस्ट की ना। तो हमने देखा कि कैसे 1962 से लेकर 1971 का जो टाइम था, इंडिया ने 3 वॉर को फेस किया, और कैसे जो डिफरेंट पार्टीज थी जो पावर में आई, और डिफरेंट पार्टीज अलग अलग टाइम पे जो पावर्स में आई, उन्होंने भी अपने अंदर फॉरेन पॉलिसी को एक लिमिटेड रोल दिया। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जो थी उनकी पार्टीज में भी, उन्होंने भी फॉरेन पॉलिसी ने लिमिटेड रोल प्ले किया। अब जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो कैसा था? मतलब देखो, हमने अपोज किया था कि इंटरनेशनल टीटीएस को, जो एनपीटी थी, हमने उसको अपोज किया, एंड सिंस दे वर सेलेक्टिवली एप्लीकेबल फॉर नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमाइज द मोनोपोली ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन्स। हमने एनपीटी को अपोज किया क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, और वो मोनोपोली दे रही थी 5 पावर्स को, तो क्या ही फायदा था। तो हमने अपोज किया एनपीटी को 1955 में, और एक हमने मना कर दिया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को साइन ही नहीं करेंगे। हमने अपने न्यूक्लियर टेस्ट की सीरीज को कंडक्ट किया मई 1998 के अंदर, और हमने दिखाया वर्ल्ड को कि हमने
हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है हम उसको सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करेंगे, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब चाइना ने देखा, वो पाकिस्तान ने देखा, भाई साहब ये तो न्यूक्लियर वेपन्स बना के आ रहा है, अगर हम ये बनाते रहे, हमने नहीं बनाया तो वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। तो इन्होंने भी फटफट अपना जो है न्यूक्लियर एक्सचेंज किया, न्यूक्लियर एक्सचेंज में जो है तेजी लाई, और इन्होंने भी, पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए। ठीक है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी वाज एक्सटर्नली क्रिटिकल ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट इन सबकॉन्टिनेंट एंड सेक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली वेव्ड। देखो, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि भाई साहब ये क्या हो गया, इन्होंने तो कर लिया, अ, इन्होंने तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सेट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट जो है इन्होंने अपने टेस्ट कर लिए। इससे क्या हुआ, अब यहाँ पर थोड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी में हड़कंप सा मच गया। तो इन्होंने हमारे दोनों सब कॉन्टिनेंट इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर जो है बैन लगा दिया। इन्होंने सेक्शन इम्पोज किए इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, जो धीरे धीरे उठाए गए। ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेफ्टेंट प्रोफेसर नो फायर नो फर्स्ट यूज। पर हमने एक पॉलिसी अपनी अपनाई कि हम कभी न्यूक्लियर, जब हमें कभी न्यूक्लियर वॉर में जाना पड़ा या न्यूक्लियर का यूज करना पड़ा, तो कभी उसकी शुरुआत हम नहीं करेंगे। ठीक है, एंड reiterates India commitment to the global, verifiable and non-discrimination nuclear disarmament leading to the nuclear weapon free world। और ये देखते हुए कि इसी वजह से ग्लोबल वेरीफाइबल होता है, और जो नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग न्यूक्लियर डिसआर्मेंट था, जो है मतलब जो लाया गया था उसको हटाया गया, और वर्ल्ड को जो है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड को अ, जिससे जो है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड का रखा। उसके बाद बोला कि भैया अब मत बनाओ नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग न्यूक्लियर डिसएग्रीमेंट का मानना ये था कि वो जो है हमारा जो वर्ल्ड है उसको न्यूक्लियर फ्री बनाने की कोशिश की गई। इसी के साथ जो है ना ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।